अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है हीमोस्टैसिस एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये खाली इंटरेस्टिंग ही नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो बेसिकली ये हीमोस्टैसिस या कोगुलेशन ऑफ ब्लड ये होता क्या है, पहले हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये होता क्या है। देखिए, ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है सीजेशन ऑफ ब्लड और टू स्टॉप ब्लीडिंग। स्टॉप ब्लीडिंग। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है जो ही हमारी बॉडी में इंजरी होती है तो उस इंजरी की वजह से क्या होता है, तो ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, या जिसको हम हेमरेज भी कहते हैं। तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अब अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी तो हमारी बॉडी शॉक में भी चली जा सकती है। तो अल्लाह ने क्या रखा है, इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस हमारी बॉडी में पहले से ही फ्रेम किया गया है जो वर्क करता है, और उसकी वर्किंग जो ही वो कंप्लीट करता है अपना वर्किंग, जो रिजल्ट उसका होता है दैट इज क्लॉट फॉर्मेशन। तो क्या होता है, जो ये हीमोस्टैसिस या क्लॉटिंग होती है, कोगुलेशन होती है, तो उस वजह से अल्टीमेटली लास्ट में क्या बनता है, क्लॉट बनता है। वो क्लॉट क्या कराता है, इस ब्लीडिंग को प्रिवेंट कराता है। अगर आप हीमोस्टैसिस टर्म की मीनिंग ही चेक करेंगे तो इसका मतलब होता है स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप कराना। अब बेसिकली होता क्या है, जो ये हीमोस्टैसिस या कोगुलेशन होती है ये 3 स्टेज में होती है या 3 स्टेप्स में होती है। वो कौन कौन से स्टेज होते हैं? नंबर 1, ये याद रखिएगा, पहला स्टेज जो हमारे हीमोस्टैसिस का होता है दैट्स वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन पहला स्टेज होता है। देन आफ्टर दैट वेसोकंस्ट्रिक्शन के बाद क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन के बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जो कि दूसरा स्टेज होता है। इनमें क्या प्रोसेस होते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप याद रखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन। देन आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारा कोगुलेशन कैस्केड। कोगुलेशन कैस्केड, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं क्लॉटिंग। तो होता क्या है बेसिकली हीमोस्टेसिस में, 3 स्टेप्स में हमारा हीमोस्टेसिस होता है। सबसे पहला स्टेज जो होता है या पहला स्टेप जो होता है इसका दैट्स वेसोकंस्ट्रिक्शन। देन आफ्टर दैट प्राइमरी प्लेटलेट फॉर्मेशन या प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और उसके बाद कोगुलेशन कैस्केड होता है। थोड़ा सा मैं यहां पे बोलूंगा, जो कोगुलेशन कैस्केड होता है ये क्यों होता है जबकि प्लेटलेट प्लग पहले ही बना होता है। जो हमारा प्राइमरी प्लेटलेट प्लग होता है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है हमारा कोगुलेशन कैस्केड, इस वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है। अब कैसे, क्या, किस स्टेप में क्या होगा, कैसे होगा, वो हम अब आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट्स आर वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहला स्टेप जो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वेसोकंस्ट्रिक्शन। यानी वेसोकंस्ट्रिक्शन क्यों होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। देखिए, वेसोकंस्ट्रिक्शन क्यों होती है, जो ही हमारी ब्लड वेसल में या आउटसाइड द ब्लड वेसल क्या होता है, ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है या सबसे पहली चीज जो वहां पर होती है दैट्स वेसोकंस्ट्रिक्शन। क्यों होती है वेसोकंस्ट्रिक्शन, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो कंस्ट्रिक्ट होती है। क्यों होती है वेसोकंस्ट्रिक्शन यहां पर, क्योंकि अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन ना हो, हमारी ब्लड वेसल से ब्लड चल रहा होता है, अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन ना हो तो ब्लड लॉस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस, हमारी वेसल्स में क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो जाए। और फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हमारा ब्लड वेसल जो है, अगर इसमें ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, इसमें क्या होगा, पहले वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ताकि ब्लीडिंग यहां से कम हो जाए। अब सवाल की वेसोकंस्ट्रिक्शन होती कैसे है, जो मेन हमें यहां पर पढ़ना है, ये आप याद रखोगे। 4 चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है जिन वजहों से वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। 4 चीजें होती है ऐसे जो रिजल्ट कराती है वेसोकंस्ट्रिक्शन। अब हम वही 4 चीजें यहां पर देखेंगे। सबसे पहला चीज जिस वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है वो क्या होती है, देखिए, जो हमारी ब्लड वेसल है, मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। आपको पता है हमारा ब्लड जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लाज्मा होता है। तो क्या होता है, ब्लीडिंग जो ही होती है, इंजरी जो ही होती है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और वहां से ये हमारा ब्लड लॉस होना स्टार्ट होता है। अब वेसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, सबसे पहला आपको पता है यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के अराउंड न्यूरॉन्स होते हैं, वो सिग्नल सेंड करते हैं। मान लीजिए एक न्यूरॉन है, ये इस ब्लड वेसल को क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा, जिस वजह से ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और इस वाली वेसोकंस्ट्रिक्शन को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो न्यूरोजेनिक वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या होती है, जो न्यूरॉन्स एसोसिएट होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं यहां पर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कराते हैं यहां पर, वेसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। सबसे पहला चीज जिस वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है दैट्स न्यूरोजेनिक वेसोकंस्ट्रिक्शन।
इसके साथ साथ क्या होता है आपको पता ही है, हमारे ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये एंडोथेलियम होता है और फिर ये क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें हमारा कोलेजन होता है, कोलेजन। और सराउंडिंग में क्या होता है, मसल सेल्स होती है, स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स। अब क्या होता है, जो ये हमारा एंडोथेलियम होता है, जो ही ये एंडोथेलियम इस ब्लड वेसल का कट हुआ, यहां पर ये एंडोथेलियम क्या हुआ, ब्रेक हुआ, जो ही एंडोथेलियम को पता चलता है कि एंडोथेलियम कहीं पे कट हुआ है, ये सिक्रीट कराता है एक केमिकल जिसको हम कहते हैं एंडोथेलिन, एंडोथेलिन। और ये जो ये एंडोथेलिन है ये क्या करता है, ये भी वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है। तो ये दूसरा चीज, पहला हमने क्या देखा, न्यूरोजेनिक वेजोकंस्ट्रिक्शन, देन आफ्टर दैट एंडोथेलियम ने एक केमिकल सिक्रीट कराया जिसका नाम है एंडोथेलिन, और ये एंडोथेलिन भी क्या कराता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है। इसके साथ साथ जो ये स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स भी सिग्नल्स भेजती है यहां पर, और खुद भी वो टाइट हो जाती है, स्मूथ मसल्स भी खुद टाइट हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है यहां पर इस वेसल में वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। और इस वाली वेजोकंस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये मसल्स की वजह से होता है ये वाला वेजोकंस्ट्रिक्शन, तो इस वाली वेजोकंस्ट्रिक्शन को हम कहते हैं मायोजेनिक वेजोकंस्ट्रिक्शन, मायोजेनिक वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो ये थी तीसरी चीज, न्यूरोजेनिक वेजोकंस्ट्रिक्शन, देन आफ्टर दैट एंडोथेलियम ने सिक्रीट कराया एंडोथेलिन जिसने वेजोकंस्ट्रिक्शन कराई, और उसके बाद जो हमारा मसल्स यहां पर स्मूथ मसल्स होते हैं ये भी क्या कराते हैं, मायोजेनिक वेजोकंस्ट्रिक्शन। इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारा एंडोथेलियम होता है इस ब्लड वेसल का, ये यूजुअली कुछ सब्सटेंसेस को क्या कराता है, सिक्रीट कराता है, जो क्या कराते हैं, जो वेजोडाइलेशन कराते हैं, यानी वेजोडाइलेटर्स, वेजोडाइलेटर्स ये सिक्रीट करते हैं। नॉर्मली ये वेजो डायलेटर्स क्रिएट करते हैं, जिन वजह से क्या होता है हमारी ब्लड वेसल्स में एक तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, इसके साथ साथ वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट कराते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल क्या क्या कराते हैं, जैसे ये नाइट्रस ऑक्साइड को सिक्रीट कराता है, यही एंडोथेलियम जो होता है, एंडोथेलियम में जो सेल्स होती है वो एक तो नाइट्रस ऑक्साइड को सिक्रीट कराते हैं, इसके साथ साथ PgI2 जिसको हम प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन को भी ये सिक्रीट कराते हैं। ये दोनों क्या कराते हैं, यूजुअली वेजो डायलेशन। बट जो ही एंडोथेलियम को पता चलता है कि यहां पर क्या है, ब्रेक हुआ है हमारा एंडोथेलियम, यानी इंजरी हुई है, ये इन सब चीजों को सिक्रीट नहीं कराते हैं, जिस वजह से वेजो डायलेशन प्रिवेंट होती है। और ये चार चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है जिन वजहों से क्या होता है, हमारी जो ये ब्लड वेसल है इसमें सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ये तो था पहला स्टेप जिसमें क्या हुआ, वेजोकंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स में हुआ। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग या फॉर्मेशन ऑफ हीमोस्टैटिक प्लग। अब हम वो दूसरा स्टेज देखेंगे, वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो ये दूसरा स्टेज होता है, देखिए पहले स्टेज में क्या हुई, अब वेजोकंस्ट्रिक्शन हमारी हो गई। अब क्या होता है, मैंने पहले ही बोला, जो ये हमारा यहां पर तो एंडोथेलियम ब्रेक हुआ है, और एंडोथेलियम के बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, और उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा कोलेजन होता है, कोलेजन होता है। और अंदर हमारे ब्लड में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और उन सेल्स में क्या है, हमारे प्लेटलेट्स भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब जो ही ये कोलेजन क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपोज हुआ हमारे ब्लड के साथ, क्योंकि एंडोथेलियल बैरियर जो था वो तो ब्रेक हो चुका है, अब ये कोलेजन डायरेक्टली एक्सपोज हुआ हमारी ब्लड के साथ, ब्लड में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उनके साथ एक्सपोज होता है। और ये क्या करता है, ये जो कोलेजन होता है ये इन प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कराता है, और वहां से एक प्रोटीन, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन निकलता है जिसको हम कहते हैं वॉन विलिब्रेंड प्रोटीन। मान लीजिए यहां पर वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर निकलता है। कहां से निकला है, हमारे प्लेटलेट से निकलता है जो ही कोलेजन एक्सपोज होता है। अब जो ही ये वॉन विलिब्रेंड फैक्टर निकलता है, ये वॉन विलिब्रेंड फैक्टर क्या कराता है, ये इन प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराता है। जहां पर एंडोथेलियम ब्रेक हुआ है तो ये प्लेटलेट्स क्या होगी, ये यहां पर एडहियर हो जाएगी, प्लेटलेट्स यहां पर एडहियर हो जाती है। और इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट एडहिशन, प्लेटलेट एडिशन हो जाती है सबसे पहले, जो कौन कराता है, हमारा वॉन विलिब्रेंड फैक्टर कराता है। तो जो ही यहां पर क्या हुआ, प्लेटलेट एडिशन हुआ। अब जो ये प्लेटलेट्स होते हैं ये तो एक्टिवेटेड हो गए, प्लेटलेट्स क्या है, अब एक्टिवेटेड हो गए विद द हेल्प ऑफ दिस वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। और जो ये हमारी प्लेटलेट्स होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेटलेट है, इसमें स्पेशली दो ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा ग्रेन्यूल। अब ये अल्फा ग्रेन्यूल क्या होता है और ये डेल्टा ग्रेन्यूल क्या होता है, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं जो सिक्रेट कराते हैं या रिलीज करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को, यानी अल्फा ग्रेन्यूल भी कुछ सब्सटेंस को रिलीज कराएगा, डेल्टा ग्रेन्यूल भी कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज कराएगा। क्या क्या रिलीज होता है, जो ये अल्फा ग्रेन्यूल होता है इससे तीन चीजें रिलीज होती है। एक तो फैक्टर 5 रिलीज होता है, कोगुलेशन, जो ही हम आगे देखेंगे तीसरा स्टेप जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और तीन फैक्टर्स यहां से इस अल्फा ग्रेन्यूल से निकलते हैं। एक तो होता है फैक्टर 5 जो कि एक्टिवेटेड होता है, इसके साथ साथ फैक्टर 8 भी निकलता है, और निकलता है फाइब्रिनोजन,
फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन भी यहां से निकलता है। ये तीन चीजें हमारे अल्फा ग्रेन्यूल से निकलते हैं। इसके साथ साथ जो डेल्टा ग्रेन्यूल होता है, इससे भी तीन चीजें निकलती है। क्या क्या निकलता है? एक तो कैल्शियम निकलता है, इसके साथ साथ सेरोटोनिन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है, इसके साथ साथ एडीपी यहां पे निकलता है। ये तीन चीजें कहां से निकलते हैं? डेल्टा ग्रेन्यूल से। यानी ये कुछ इन सब्सटेंसेस को क्या कराता है? रिलीज कराता है। तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं रिलीज रिएक्शन, रिलीज रिएक्शन, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। क्या क्या रिलीज हुआ? फैक्टर 5, 8, फाइब्रिनोजन, इसके साथ साथ कैल्शियम, सेरोटोनिन, एडीपी। जो ये फैक्टर 5, 8 और फाइब्रिनोजन, इसके साथ साथ कैल्शियम जो है, इनकी फंक्शन हम आगे देखेंगे। फिलहाल मैं इन दो चीजों की फंक्शन आपको बताता हूं। जो ये सेरोटोनिन, अब ये रिलीज कहां होगा? यहां से तो होगा ना, हमारे ब्लड वेसल में रिलीज होगा। जो ये सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन क्या करता है? ये फिर से वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराए, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। तो यहां पे फिर से और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ताकि ब्लीडिंग कम हो जाए यहां से। इसके साथ साथ जो है एडीपी निकला यहां पर, एडीपी, एडीपी, यहां पर भी एडीपी, यहां पर भी एडीपी इन सेल्स में। एडीपी क्या कराता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये होता है प्लेटलेट अट्रैक्टर। मान लीजिए यहां पर प्लेटलेट्स फिर से है, ये और ज्यादा प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचेगा यहां पर, और यहां पर क्या आएगी? और ज्यादा प्लेटलेट्स यहां पर जमा हो जाएगी, और ज्यादा प्लेटलेट्स यहां पर जमा हो जाएगी। और इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, क्योंकि और प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस एटीपी। और यहां पर ये सारा स्ट्रक्चर क्या बना? ये एक प्लग जैसे बन गया, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्लेटलेट प्लग या हीमोस्टैटिक प्लग भी हम इसको कहते हैं। और जो ये प्लग होता है, ये क्या करता है? ये प्रिवेंट कराता है ब्लीडिंग, ये प्रिवेंट कराता है ब्लीडिंग को, जो हमारा दूसरा स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। बट सोचने की बात है, जो प्लेटलेट प्लग बन जाता है यहां पर, ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है कि ये बियर कर पाएगा। जो ब्लड प्रेशर, जो ही वेजो डायलेशन वापस हो जाएगी तो ब्लड जो ही तेज आएगा तो ये उसको बियर नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या होता है? इसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और वो स्टेबिलिटी कहां पे मिलती है? जो तीसरा स्टेप होता है, दैट इज कोगुलेशन या क्लॉटिंग, जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग, जिसको हम कहते हैं, या कोगुलेशन कैस्केड, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स निकलते हैं। वो इस क्या करते हैं? जो ये हमारा प्राइमरी प्लेटलेट प्लग होता है, इसको स्टेबलाइज कराते हैं। यहां पर ये मैश जैसा बन जाता है और हमारा क्लॉट बन जाता है, जो कि फिर क्या करता है? प्रिवेंट कराता है ब्लीडिंग को। अब हम वही देखेंगे कि जो तीसरा स्टेप हमारा होता है कोगुलेशन कैस्केड, उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो जो एक कोगुलेशन कैस्केड होता है, ये कोगुलेशन कैस्केड यानी इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो कि एक्टिवेट होते हैं, वो दूसरे को एक्टिवेट कराता है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है इसमें? आप याद रखिए, जो हमारा फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन जो कहां से निकला हमारा? अभी अभी हमने देखा, जो ये फाइब्रिनोजन होता है वो कहां से निकलता है? हमारे डेल्टा ग्रेन्यूल, अल्फा ग्रेन्यूल से निकलता है। ये फाइब्रिनोजन अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन में जो क्या कराता है? जो हमारा प्लेटलेट प्लग बना था, अभी प्राइमरी प्लेटलेट प्लग जो हमारा बना था, वहां पर ये फाइब्रिन मैशवर्क बनाता है और इसको स्टेबलाइज करके हमारा क्लॉट बन जाता है, जो कि फिर प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को। अब जो ये कोगुलेशन होती है, इसके दो टाइप्स होते हैं, यानी दो तरीकों से ये हो सकता है। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। नाम से ही पता चलता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखिए इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर। इंट्रिंसिक पाथवे एक ऐसी पाथवे होती है जो ही हमारी ब्लड वेसल में इंजरी होगी। यानी इंट्रिंसिक में क्या होता है? ब्लड वेसल जो होती है, ब्लड वेसल, उसमें इंजरी हो जाती है और वो एक्टिवेट कराती है क्लॉटिंग को। यानी जो ही ब्लड वेसल का जो एंडोथेलियम होता है उसमें ब्रेक पड़ जाता है, उसमें इंजरी हो जाती है, तब जो क्या होगा? तब जो कोगुलेशन कैस्केड, या हम कहेंगे कोगुलेशन में जो रिएक्शंस होती है, जब वो वाली रिएक्शंस एक्टिवेट होगी बिकॉज ऑफ इंजरी, जो हमारी ब्लड वेसल का जो वॉल होता है उसमें होता है, तो उस वाली कोगुलेशन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है? जो ही ये कोगुलेशन एक्टिवेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ टिश्यू इंजरी, ब्लड वेसल में इंजरी नहीं हुई है, ब्लड वेसल में इंजरी नहीं हुई है, बल्कि टिश्यू में इंजरी हुई है, और उस वजह से क्या होगा? उस वजह से हमारा जो है क्लॉटिंग रिएक्शंस या क्लॉटिंग या कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा। उस वाली पाथवे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, और इस वाली को हम कहेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, अब हम वो देखेंगे।
नाउ अब जो हमारा तीसरा स्टेज होता है हीमोस्टैसिस का, वो क्या होता है, दैट्स कोगुलेशन कैस्केड। इसमें हमने पहले ही देखा कि इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे होती है और एक्सट्रिंसिक पाथवे होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे में क्या क्या होता है, कैसे हमारा क्लॉट अल्टीमेटली बनता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो ही हमारी ब्लड वेसल में इंजरी होती है, हमारा फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है। फैक्टर 12 हमारा ये ए मींस एक्टिवेट, फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ साथ जो ये 12th फैक्टर है, ये क्या करता है, ये अल्टीमेटली फैक्टर 11 को एक्टिवेट कराता है। 12 की वजह से क्या हुआ, फैक्टर 11 एक्टिवेट हुआ, और जो ये फैक्टर 11 है, ये हमारे 9th फैक्टर को क्या कराता है, एक्टिवेट कराता है। और जो ही ये 9th फैक्टर हमारा एक्टिवेट हुआ, ये 9th फैक्टर हमारे 10th फैक्टर को एक्टिवेट कराता है। बट यहां पर ध्यान रखिए, जो ये 9th फैक्टर है, ये 10th को एक्टिवेट कराता है, लेकिन 10th फैक्टर खाली बिकॉज ऑफ 9th फैक्टर ही एक्टिवेट नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ यहां पर क्या होता है, फैक्टर 8th, जिसको हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जो फैक्टर 8 है, ये भी इसको एक्टिवेट कराता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम। और इसके साथ साथ फैक्टर 9, ये सारी चीजें मिलके किसको, फैक्टर 10th को एक्टिवेट कराते हैं। और हमने देखा भी जो ये फैक्टर 8 है, ये कहां से निकलता है, मैंने पहले ही अभी बोला, जो हमारा अल्फा ग्रेन्यूल होता है, वहां से हमारा फैक्टर 8 निकलता है। इसके साथ साथ फैक्टर 5 भी वहां से निकलता है। वो फैक्टर 5 क्या कराता है, वो आगे है। देखिए इसके बाद जो ये हमारा 10th फैक्टर एक्टिवेट हुआ, ये 10th फैक्टर क्या कराता है, ये इस प्रोथ्रोम्बिन को, जो प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को क्या कराता है, कन्वर्ट कराता है इनटू थ्रोम्बिन। बट इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5, जो अभी मैंने बोला, इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5, फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम यहां पर भी यूज होता है, और फैक्टर 10, ये तीनों चीजें मिलके क्या कराते हैं, ये चार चीजें, फैक्टर 10, फैक्टर 5, फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम, ये इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करते हैं इनटू थ्रोम्बिन। अब जो ये थ्रोम्बिन है, ये दो चीजें करता है। थ्रोम्बिन एक तो फाइब्रिनोजन को क्या कराता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कराता है, इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कराता है। और ये थ्रोम्बिन इस फैक्टर 13 को क्या करता है, इस फैक्टर 13 को एक्टिवेट कराता है, और अल्टीमेटली जो ये फैक्टर 13 है, ये इस फाइब्रिन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और यही फाइब्रिन क्या होता है, जिसको हम क्लॉट कहते हैं, ये हमारा जो प्लेटलेट प्लग बना था, अभी प्लेटलेट प्लग जो बना था, इसमें ये मेशवर्क क्रिएट करता है और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और वहां पर क्लॉट बनता है, और अल्टीमेटली ब्लड लॉस प्रिवेंट हो जाता है। ये तो था इंट्रिंसिक पाथवे। बट एक्सट्रिंसिक पाथवे में थोड़ी सी डिफरेंस है, बाकी फिर वो सेम है। डिफरेंस क्या है, सबसे पहले क्या मैंने बोला अभी, अगर टिश्यू में क्या हुआ, ट्रॉमा वगैरह हुआ, तो वहां से एक फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, वहां पर फैक्टर 3, इसको हम नाम ही कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये फैक्टर 3 क्या होता है, एक्टिवेट होता है बिकॉज ऑफ टिश्यू ट्रॉमा। और जो ये थर्ड फैक्टर, एक्टिवेटेड थर्ड फैक्टर होता है, ये हमारे 7th फैक्टर को एक्टिवेट कराता है, और ये 7th फैक्टर अल्टीमेटली हमारे 9th फैक्टर को एक्टिवेट कराता है। और बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है, और अल्टीमेटली वहां पर भी क्या होता है, हमारा फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है, और जिस वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और हमारा क्लॉट बन जाता है, और इस तरीके से प्रिवेंट होती है ब्लीडिंग। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। फर्दर अगर किसी को कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।